तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हुकवर्म इन्फेक्शन। तो हुकवर्म जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है अपना आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया कराता है अपने बॉडी में। ठीक है, इसके दो ऑर्गेनिज्म है, एनसाइक्लोस्टेमा डुओडेनल और नेसेटर अमेरिकानस। ठीक है, ये दो ऑर्गेनिज्म है जो कि हुकवर्म इन्फेक्शन कराते हैं। मॉर्फोलॉजी देखते हैं तो एनसाइक्लोस्टोमा और नेगेटर जो हैं वो अपन उसको एडल्ट वर्म और थर्ड स्टेज ऑफ लार्वा से डिफरेंशिएट कर देते हैं, बाकी स्टेजेस इनकी सेम होती हैं। फिर अपन लाइफ साइकिल देखते हैं। सबसे पहले मोड ऑफ ट्रांसमिशन कौन है, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन किससे होता है, L3 लार्वा वो इन्फेक्टिव फॉर्म होता है और स्किन के पेनिट्रेशन से आता है अपने अंदर। ठीक है, या फिर अपन बेयर फुट चल रहे हो सॉइल में तो उससे अपने स्किन से अपने बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा। ठीक है, तो अब जो लार्वा था वो स्किन से पेनिट्रेट करके अपने अंदर आ गया। ठीक है, अब वो जाएगा लंग्स में, ब्लड के थ्रू लंग्स में चला जाएगा। ठीक है, फिर लंग्स से वो एंटर करेगा एल्वेलर स्पेस में, फिर माइग्रेट करके फेरिंग्स में जाएगा, मतलब अपने लंग्स में गया, एल्वेलर स्पेस में गया, फिर फेरिंग्स में आ जाएगा, फिर फेरिंग्स से स्वेलिंग ऑफ स्पूटिंग के थ्रू GIT में चला जाएगा। कहाँ से, लंग्स में गया तो लंग्स से फेरिंग्स से GIT में। तो ये इसका ट्रैवल कितना माइग्रेट करके कहाँ से, स्किन से लंग्स, लंग्स से फेरिंग्स, फिर GIT। फिर इंटेस्टाइनल फेज में आते हैं। फिर इंटेस्टाइन में जो L3 लार्वा होता है उसकी मोल्टिंग 2 बार होती है और वो कन्वर्ट होता है एडल्ट वॉर्म में। ठीक है, एडल्ट वॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद वो चिपक जाता है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से, अटैच टू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा बाय देयर टीथ इन देयर बकल कैप्सूल। बकल कैप्सूल में जो टीथ होते हैं उससे चिपक जाता है। ठीक है, फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन, जो एडल्ट वॉर्म थे उनका फर्टिलाइजेशन होगा, फीमेल वॉर्म जो होगा वो एग ले करेगा और एक्सक्रीटेड हो जाएगा अपने फीसेस में। ठीक है, तो इतना समझ में आया इंटेस्टाइनल फेज में। फिर फीसेस से निकलने के बाद डेवलपमेंट इन सॉइल में क्या होगा, एग रिलीज इन द फीसेस आर इमेच्योर विच बिकम एम्ब्रियोनेटेड इन मॉइस्ट सैडी एंड वार्म सॉइल। तो जो अपन के जो एग निकले वो इमेच्योर थे, तो जो एग थे पहले उनका मोल्टिंग होगी L1 L2 L3। L3 था जो इन्फेक्टिव फॉर्म था, उसमें कन्वर्ट होगा और फिर वो स्किन के थ्रू अपने अंदर बाहर पे सेंटर कर जाएगा। तो ठीक है, साइकिल देखते हैं। सबसे पहले स्किन पेनिट्रेशन से अंदर आया L3, फिलरीफॉर्म लार्वा वीनस सर्कुलेशन पेनिट्रेट किया, लंग्स में गया, फिर स्वेलिंग ऑफ स्पूटम के थ्रू GIT, फेरिंग्स से GIT में चला गया। फिर हुकवर्म था, वहाँ डेवलप हुआ, मेल और फीमेल एडल्ट वर्म में कन्वर्ट हुआ, चिपक गया था इंटेस्टाइनल की वॉल से। फिर फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर अनएम्ब्रियोनेटेड एग अपने फीसेस में निकले, है ना, फिर उनके एम्ब्रियोनेटेड हो गए थे ना एंड में। फिर एग जो था उसमें लार्वा जो मोल्डिंग हो गया L1 L2 L3, फिर L3 वापस से अपने घूम के आ जाएगा। तो ये है लाइफ साइकिल। फिर नेक्स्ट आती पैथोजेनिसिटी। तो पैथोजेनिसिटी में कैसे, मतलब सिम्टम्स कैसे दिखाता, हुकवर्म हैज़ एबिलिटी टू सक ब्लड को सक कर सकता है फ्रॉम द इंटेस्टाइनल वेसल विच ऑकर बाय सेवरल वेज। बहुत सारे तरीकों से ब्लड सक कर सकता है। एक तो अटैचिंग एंड मेकिंग कट्स इन द इंटेस्टाइनल वॉल बाय द हेल्प ऑफ बकल कैप्सूल एंड टीथ। बकल कैप्सूल एंड टीथ से वो ब्लड सक कर सकता है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से ब्लड सक कर सकता है और रिलीजिंग एंटीकोगुलेंट रिलीज करेगा तो वो नहीं बनेगा, क्लॉट नहीं बनेगा तो उससे। ठीक है, फिर क्लिनिकल फीचर देखते हैं। सबसे पहले इफेक्ट क्या क्या इफेक्ट्स आएंगे, मतलब अलग अलग चीज़ों से अलग अलग इफेक्ट आते हैं। जैसे कि जो माइग्रेशन हो रहा है ना यहाँ से वहाँ, उसके कारण बहुत सारे इफेक्ट आते हैं। तो सबसे पहले अपन को देखेगा क्यूटेनियस लीजन, प्लूराइटिक मैक्यूपैपुलर डर्मेटाइटिस एंड रेसिस एट द साइट ऑफ स्किन पेनिट्रेशन। जहाँ से वो एंटर किया है तो वहाँ पर प्लूराइटिस, डर्मेटाइटिस, रेसिस दिख सकते हैं। फिर अपन को जब वो मूव करता है ना तो उसमें अपन को सर्पिजिनस ट्रैक्स देखेंगे, है ना, जब वो मूव करेगा सबक्यूटेनियसली। फिर माइल्ड ट्रांजिएंट न्यूमोसाइटिस, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस भी देख सकता है क्योंकि लंग्स में भी जाता है। तो ये माइग्रेशन की वजह से है। फिर अब वो माइग्रेशन करके भाई अपने गट में जा रहा था स्पूटम से, तो गट में जाके क्या कर रहा था, क्या क्या कर रहा था उससे देखते हैं। सबसे पहले क्लिनिकल स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस बाय द हुकवर्म डिपेंड्स अपॉन द वर्म लोड। तो जितने ज़्यादा वर्म्स होंगे उतना ज़्यादा इफेक्ट आएंगे। जैसे कि सबसे पहले एसिम्प्टोमेटिक, ज़्यादातर हुकवर्म जो होते हैं एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। फिर अर्ली इंटेस्टाइनल फेज, तो इसमें क्या है कि वर्म लोड थोड़ा कम है, तो इसमें जो पर्सन रहेगा उसमें एपिगैस्ट्रिक पेन, इन्फ्लेमेटरी डायरिया और एब्डोमिनल सिम्टम्स वगैरह देख सकते हैं कि जब वायरल लोड कम है। फिर देखते हैं कि लेट इंटेस्टाइनल फेज, जब वायरल लोड ज़्यादा है ना, तो वायरल लोड ज़्यादा होगा तो अपन ने पढ़ता आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया कराएगा। तो ये याद रखना कि आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया कराने वाला पैरासाइट अपना हुकवर्म होता है। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन वगैरह कर सकता है ना, कि सारा ये ब्लड न्यूट्रिएंट्स वगैरह ले लेगा, ब्लड लॉस कराता है, इस वजह से प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन और आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होता है। फिर एक और टर्म आता है वकाना डिसीज़। वकाना डिसीज़ क्या है, जब अपना L3 लार्वा है ये एनसाइक्लोस्टोमा का, है ना, जब अपन ओरली इसको ले लेते हैं, ठीक है, तो ये माइग्रेट करता है फेरिंग्स में और इंटेस्टाइन में अपने वो बहुत सारे सिम्टम्स डेवलप करता है। तो मतलब कहने का जब अपन ने L3 लार्वा ओरली इंजेस्ट किया या फिर वो जो माइग्रेट कर रहा है फेरिंग से अपने इंटेस्टाइन में, ठीक है, तो वो दोनों तरीके के सिम्टम्स लाएगा, एक तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल और एक पल्मोनरी सिम्टम। दोनों सिम्टम्स अपन को देखने को मिलेंगे तो उसको बोलते हैं वकाना डिसीज़। ठीक है, दोनों सिम्टम्स एक तो नोजिया, वॉमिटिंग, फेरेंजियल इरिटेशन, कफ, डिस्निया एंड हॉर्सनेस। ठीक है, तो ये दोनों डिस्निया हो गया अपना रेस्पिरेटरी वाले का, जैसे नोजिया, वॉमिटिंग ये सब है अपना उसका GIT वाले का। तो दोनों सिम्टम्स जब देखेंगे तो अपन उसको बोलेंगे वकाना डिसीज़। फिर नेक्स्ट आता है लेबोरेटरी डायग्नोसिस। तो सबसे पहले अपन करेंगे लेबोरेटरी डायग्नोसिस में स्टूल माइक्रोस्कोपी। स्टूल माइक्रोस्कोपी में जब अपन एक्स को देखते हैं तो वो कैसे देखते हैं, ओवल, नॉन बाइल स्टेन्ड,
और कलरलेस इन सेलाइन माउंट देखेंगे। फ्लोट करेंगे सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में। सेगमेंटेड एम्ब्रियो होगा जो कि 4 to 34 ब्लास्टोमेयर्स होंगे उसमें। क्लियर स्पेस बिटवीन एक्सेल एंड द एम्ब्रियो अपन को दिखेगा। तो क्या होगा, ओवल, नॉन बाइल्ड स्टेन्ड, फ्लोट करेंगे सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में, सेगमेंटेड एम्ब्रियो होगा। ठीक है, तो ये सब फीचर्स अपन को देखेंगे तो अपन पहचान जाएंगे कि ये तो हुकवर्म का एग है। फिर स्टूल कल्चर करेंगे। एज एग हैचेस आउट टू डेवलप टू L3 स्टेज फिलेरिफॉर्म लार्वा। ठीक है, जब एग हैच करता है तो L3 फिलेरिफॉर्म लार्वा में L1 L2 फिर L3 में जाता है। ठीक है, तो अपन कौन से मेथड से कर सकते हैं, चारकोल कल्चर मेथड और अगार प्लेट टेक्निक से, जो कि ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो ये दो नाम याद हो जाए तो कर लेना। तो अपन ने सबसे पहले स्टूल माइक्रोस्कोपी करी, अब स्टूल कल्चर कर लिया। फिर मॉलिकुलर डायग्नोसिस में PCR और रियल टाइम PCR तो पता ही है। ठीक है, और अदर फाइंडिंग अपन को क्या क्या मिल सकती है, तो हाइपोक्रोमिक माइक्रोलिटिक अनीमिया है ना, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होता ही था, यूसिनोफिलिया और हाइपोएल्ब्यूमिनिया दिखेगा। ठीक है, ब्लड वगैरह का लॉस होगा तो प्लाज्मा प्रोटीन भी कम होगा तो हाइपोएल्ब्यूमिनिया। फिर ट्रीटमेंट में एल्बेंडाजोल मेबेंडाजोल दे सकते हैं, ओरल आयरन और फॉलिक एसिड दे सकते हैं। थैंक यू।